दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इस कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक पल केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 17। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। ध्रुव और श्रेष्ठा सिंघानिया विला पहुंच जाते हैं। कार से उतरकर वो पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें लगा था कि आदित्य और काव्या भी यहाँ आएंगे, लेकिन बहुत देर तक सिंघानिया विला में कोई कार एंट्री नहीं करती। ध्रुव गेट की तरफ देखकर कहता है, हमें यहाँ बुलाकर आदित्य कहाँ चला गया। श्रेष्ठा भी गेट की तरफ ही देखती रहती है। तभी माया आकर दोनों से कहती है, आज सर यहाँ नहीं आएंगे, उन्होंने आप दोनों को अंदर जाने के लिए ऑर्डर दिया है। ध्रुव और श्रेष्ठा एक दूसरे को देखते हैं। श्रेष्ठा ध्रुव के कान में धीरे से कहती है, हम यहाँ आदित्य सिंघानिया और काव्या के बिना ऐसे कैसे रह सकते हैं। ध्रुव भी श्रेष्ठा की बात से सहमत था, क्योंकि आदित्य और काव्या के अलावा दोनों यहाँ किसी को नहीं जानते थे। माया दोनों को अनकंफर्टेबल होता देखकर कहती है, आपको अनकंफर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर ने बड़ी मैम अरुणी देवी से बात कर ली है। सब लोग आप दोनों का ही इंतज़ार कर रहे हैं। ध्रुव कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला देता है, तो माया दोनों को अंदर लेकर जाती है। हॉल में सभी लोग मौजूद थे। माया दोनों को अंदर ले जाकर खुद बाहर निकल जाती है। ध्रुव पूरे परिवार को देख रहा था। वो आज इस मुकाम पर था जहाँ उसका खुद का परिवार उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। अरुणी देवी अपनी जगह से उठकर ध्रुव के पास जाती हैं। ध्रुव बस उन्हें देखने लगता है। अरुणी देवी ध्रुव के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगती हैं। ध्रुव का चेहरा बिल्कुल उसकी माँ वृंदा जैसा था, जिससे कोई भी समझ जाएगा कि वो वृंदा का बेटा है, लेकिन वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पा रही थी। अब तक हॉल में शांति ही थी। अरुणी देवी कहती हैं, आपने हमारे आदि का साथ दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इस परिवार को आप अपना ही परिवार समझिए। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, इसीलिए वो बस हाँ में सिर हिला देता है। अरुणी देवी अनुराग और रूहानी को कमरा दिखाने के लिए बोलती हैं। रूहानी श्रेष्ठा की तरफ जाती है और अनुराग ध्रुव की तरफ जाता है। चारों वहाँ से जाने वाले होते हैं कि अचानक अरुणी देवी कहती हैं, आपका नाम। ध्रुव पीछे मुड़कर कहता है, मैं ध्रुव सूर्यवंशी। और श्रेष्ठा को देखकर कहता है, और ये मेरी वाइफ श्रेष्ठा सूर्यवंशी। जैसे ही अरुणी देवी सूर्यवंशी सुनती हैं तो वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाती हैं कि ये और कोई नहीं, उनकी बेटी का ही अंश है। अब चारों वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते अनुराग एकदम अपना हाथ बढ़ाकर ध्रुव से कहता है, हाय, आई एम अनुराग। ध्रुव एक नज़र उसके हाथ को देखता है, फिर उसके चेहरे को। अनुराग मुस्कुराते हुए ध्रुव को देख रहा था। ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले ही रूहानी कहती है, और मैं रूहानी, आप मुझे रूह बुला सकती हैं। ध्रुव की नज़र अब रूहानी पर पड़ती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए अनुराग और रूहानी से हाथ मिलाता है। श्रेष्ठा भी दोनों से हाथ मिलाती है। चारों बात करते हुए ही कमरे में पहुंच जाते हैं। अनुराग अंदर आकर कमरे को दिखाते हुए कहता है, ये हमारी बुआ का कमरा था। वैसे तो और भी कमरे हैं, लेकिन इसमें आप दोनों ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, इसीलिए दादी ने यहाँ आप दोनों को रहने के लिए बोला है। ध्रुव कमरे को बहुत ध्यान से देखने लगता है। कमरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। कमरे की दीवार पर वृंदा की एक बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। उसके पास ही परिवार के हर एक सदस्य की भी फ़ोटो थी। अनुराग रूहानी को इशारा करता है, फिर ध्रुव को देखते हुए कहता है, ठीक है, हम चलते हैं। ध्रुव तो उन तस्वीरों में खो जाता है। ध्रुव को ऐसे खोया देखकर श्रेष्ठा अनुराग को देखकर हाँ में सिर हिला देती है। अनुराग जाने लगता है कि वो अचानक रुककर ध्रुव को देखता है, जो अब भी वृंदा की तस्वीर को देख रहा था। अनुराग को क्या सोचता है कि वो तुरंत बोलता है, क्या मैं आपको भाई बुला सकता हूँ। ये सुनते ही ध्रुव पीछे मुड़कर अनुराग को देखता है। श्रेष्ठा भी अनुराग को देखती है। वहीं रूहानी हैरानी से अनुराग को देखती है। कुछ देर तक तो ध्रुव कुछ नहीं बोलता, फिर एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अनुराग के होंठों पर भी मुस्कान आ जाती है। वो ध्रुव को देखकर कहता है, ओके, गुड नाइट भाई। फिर श्रेष्ठा को देखकर कहता है, गुड नाइट भाभी। श्रेष्ठा बस मुस्कुरा देती है। अनुराग और रूहानी अब वहाँ से चले जाते हैं, तो ध्रुव फिर एक बार तस्वीर में खो जाता है। इधर काव्या और आदित्य बैल्कनी पर बहुत ही शांति से खड़े थे। आदित्य बस काव्या को देख रहा था, जिसके चेहरे पर अब भी बेचैनी के भाव दिख रहे थे। काव्या को ऐसे देखकर आदित्य
काव्या को पीछे से हग कर लेता है। आदित्य के ऐसे करने से काव्या जो अपनी सोच में गुम थी वो सहम सी जाती है। आदित्य काव्या के कान पर धीमी आवाज़ में कहता है, वाइफी, आज मैं हमारे बीच की सारी दूरियों को मिटाना चाहता हूँ। तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारे अंदर के सारे डर को दूर करना चाहता हूँ। ये कहते हुए आदित्य काव्या की गर्दन पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। काव्या की सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं। उसका एक हाथ आदित्य के हाथ के ऊपर और दूसरा हाथ रेलिंग पर चला जाता है। आदित्य काव्या की गर्दन पर किस करते हुए अपने एक हाथ को काव्या का हाथ जिससे उसने रेलिंग को पकड़ा हुआ था उस पर ले जाते हुए कसकर पकड़ लेता है। काव्या की आंखें इस वक्त बंद थीं और वो गहरी सांस लेते हुए आदित्य के किस को महसूस कर रही थी। आदित्य काव्या को किस करते करते रुक जाता है और काव्या को धीरे से अपनी ओर पलटाता है। काव्या ने अब भी अपनी आंखें बंद ही रखी हुई थी। आदित्य काव्या की चिन को पकड़कर थोड़ा ऊपर करता है। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र सीधे आदित्य की नज़र से टकरा जाती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, वाइफी, क्या तुम्हें हमारा रिश्ता बढ़ाना मंजूर है? काव्या एकटक आदित्य की आंखों में देखने लगती है। काव्या के पूरे शरीर पर सिहरन सी उठती है। वो आदित्य की आंखों में देखते हुए कहती है, मंजूरी तो हमने उसी वक्त दे दी जब हमने आपको दिल से पति स्वीकारा था। वही वक्त जब आप हमारे करीब आए थे। हमने हर पल बस आपकी बनने का इंतज़ार किया है। काव्या की बातों को सुनकर आदित्य काव्या की आंखों में खो जाता है। काव्या की आंखों में बस आदित्य के अपना बनाने की खुमारी दिख रही थी। काव्या आदित्य के सीने पर हाथ रखकर आंखों में देखते हुए कहती है, हमें अब और ये दूरियां बर्दाश्त नहीं करनी। आदित्य कुछ देर तक काव्या की आंखों में देखता है, फिर काव्या के दोनों हाथों की उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों में फंसाकर काव्या की गर्दन पर होंठ रखकर किस करने लगता है। काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य अपने होंठ काव्या की गर्दन से लेकर चेहरे पर लेकर जाता है। उसके सॉफ्ट गालों पर आदित्य के होंठ चलने लगते हैं। काव्या के हाथों को छोड़कर आदित्य के हाथ काव्या की कमर को सहलाने लगते हैं। काव्या की धड़कन अब जोरों से शोर करने लगती है। काव्या के हाथ आदित्य के बालों पर चलने लगते हैं। वो आदित्य के किस से पूरी तरह से पिघल रही थी। आज दोनों के फैसलों ने उनकी सारी दूरियों को खत्म करने का ठान लिया था। आज वो दो जिस्म एक होने के लिए तैयार थे, जो कब से अपने अनचाहे रिश्ते में बंधे होने की वजह से करीबी महसूस नहीं कर पा रहे थे। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी दोनों के एक होने की खुमारी लिए मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रही थी। काव्या की सांसें तेजी से बढ़ती जा रही थीं। आदित्य थोड़ा रुककर काव्या के पूरे चेहरे को देखने लगता है, जो शर्म की लाली से पूरी तरह से लाल हो चुका था। इसके बावजूद वो पीछे हटने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही थी। आदित्य की नज़र काव्या के होंठों पर चली जाती है, जो कब से बेकरारी में उसके होंठों के छुअन का इंतज़ार कर रही थी। आदित्य काव्या की कमर को खींचकर अपने होंठों को काव्या के होंठों पर रख देता है। काव्या के हाथ जो उसके सीने पर थे वो आदित्य की शर्ट पर मुट्ठी बना लेती है। काव्या के मुलायम होंठों को आदित्य धीरे धीरे से चूमने लगता है। उसके होंठ को जब काव्या भी महसूस करती है तो वो भी आदित्य के होंठों को चूमने लगती है। काव्या का साथ मिलते ही आदित्य की किस और ज़्यादा गहरी होने लगती है। होंठों के मिलते इस एहसास में खोकर दोनों सांस लेना तक भूल जाते हैं। आदित्य काव्या के होंठों पर खोए हुए ही उसे गोद में उठा लेता है। काव्या तो आदित्य को किस करने में पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। काव्या आदित्य की बनने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसको होंठों को छोड़कर सांस लेने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे काव्या आदित्य के होंठों को छोड़ देगी तो उनके बीच की दूरियां फिर एक बार ख़त्म नहीं होंगी। आदित्य काव्या की किस में इतना खो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके बढ़ते कदम उनकी मंजिल तक पहुंच चुके थे। आदित्य काव्या को किस करना बंद करके काव्या को देखता है। वहीं काव्या आदित्य के किस बंद करने पर भी रुक नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही काव्या को किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है तो वो आदित्य के होंठों को छोड़कर अपनी आंखें खोलकर देखती है। काव्या और आदित्य का चेहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़दीक था। काव्या की आंखें खुली देखकर आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या को देखता है। आदित्य को आज पहली बार काव्या ने मुस्कुराते हुए देखा था। सच में जितना हैंडसम और चार्मिंग वो था, उसकी मुस्कुराहट उसकी चार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। लेकिन जैसे ही काव्या को आदित्य के मुस्कुराने की वजह समझ आती है,
वो शर्म से नजरें झुकाकर आदित्य के सीने में छुप जाती है। आदित्य की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो काव्या के कान के पास जाकर मदहोशी भरी आवाज़ में कहता है, इतनी बेकरारी कि अपनी सांसें तक लेना भूल रही हो। आदित्य की बात सुनकर शर्म से काव्या के कान लाल हो जाते हैं। आदित्य ये कहते ही काव्या के कान पर किस करके पीछे हो जाता है। काव्या अब तक आदित्य की गोद में थी और खुद को पूरी तरह से आदित्य के सीने में छुपाने की कोशिश कर रही थी। काव्या को अपनी ही करतूत पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। आदित्य काव्या को धीरे से बेड पर लिटाता है। काव्या आदित्य के सीने से हटते ही पलटकर खुद को छुपाते हुए अपने हाथों से चेहरे को ढक लेती है। दोनों के बीच अब तक शांति ही थी कि अचानक काव्या को अपनी पीठ पर आदित्य के हाथ महसूस होते हैं, जिससे उसकी धड़कन फिर एक बार तेज हो जाती है। काव्या के ब्लाउज की डोरी खुल चुकी थी। आदित्य के होंठ काव्या की पूरी पीठ को चूमने लगते हैं। उसके हाथ काव्या की खुली कमर से होते हुए पेट को सहला रहे थे। काव्या चादर को कसकर पकड़ लेती है। काव्या की गोरी पीठ को चूमने के बाद आदित्य झटके से काव्या को अपनी ओर पलटाता है। इस झटके में काव्या की आंखें खुल जाती हैं। वो आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या की साड़ी के पल्लू को हटाकर अपने होठों को गर्दन से होते हुए सीने पर चलाने लगता है। देखते ही देखते काव्या की साड़ी बेड के नीचे गिर जाती है। आदित्य अब नीचे बढ़ते हुए काव्या के पेट को चूमने लगता है। पेट पर किस करते करते वो काव्या की नाभि में अपने होठों को रखकर किस करने लगता है। आदित्य के इस मूव से काव्या मचलने लगती है। कुछ पलों में आदित्य की शर्ट भी उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। काव्या अब बस अपने इनर वेयर्स में थी। वो खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। काव्या को अनकंफर्टेबल महसूस होता देखकर आदित्य बेड से उठकर कमरे की सारी लाइट्स को बंद कर देता है और एक धीमे लाइट की लैंप को जला देता है। उसकी रोशनी में काव्या की बदन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा चमक रही थी। हल्की लाइट को देखकर काव्या अब कंफर्टेबल होकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या के चेहरे की तरफ झुककर फिर एक बार अपने होठों को काव्या के होठों के साथ जोड़ लेता है। करीबी को महसूस करते हुए दोनों ही अपनी भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। कमरे की खामोशी में दोनों की सांसों और धड़कनों की आवाज़ ही गूंज रही थी। मदहोशी में दोनों के कपड़े कब शरीर से अलग हो जाते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता। काव्या अपनी सांसों को संभालते हुए आदित्य के बालों और पीठ पर अपने हाथ को चलाती जा रही थी। आदित्य अब काव्या के पूरे शरीर पर किस करते हुए बाइट करने लगता है, जिससे काव्या की आह निकल जाती है। काव्या की मदहोशी भरी आवाज़ से आदित्य अपने कंट्रोल को खोता जा रहा था। आदित्य काव्या के ऊपर आकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करते हुए काव्या के अंदर समा जाता है। आदित्य के ऐसा करते ही काव्या के शरीर में एक मीठे दर्द की लहर उठती है और उसके नाखून आदित्य की पीठ पर धंस जाते हैं। आदित्य काव्या के चेहरे को देखने लगता है। काव्या के गालों पर कुछ आंसू की बूंदें आ चुकी थी। काव्या के आंसू देखते ही आदित्य रुक जाता है। अब भी दोनों के बदन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आदित्य के कुछ ना करने पर काव्या अपनी आंखें खोलती है तो देखती है आदित्य परेशान सा उसे ही देख रहा था। आदित्य अपने हाथ को बढ़ाकर काव्या के गालों पर ठहरे आंसुओं को पोंछते हुए फिक्र से कहता है, वाइफी, ज़्यादा दर्द हो रहा है। आदित्य की इतनी फिक्र भरी आवाज़ सुनकर काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाती है। काव्या की बेकरारी देखकर आदित्य उसके माथे पर किस करता है, फिर नीचे जाते हुए उसके सीने को किस करते हुए धीरे धीरे प्यार करने लगता है। काव्या की सिसकियाँ पूरे कमरे में सुनाई देने लगती हैं। मोहब्बत का परवान इस कदर चढ़ चुका था कि ठंड में भी दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे। काव्या आदित्य के प्यार को महसूस करते हुए उसके प्यार में खोकर अपने होठों को उसके सीने पर चलाने लगती है। वो आज किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना चाहती थी, इसीलिए आदित्य को और ज़्यादा उकसा रही थी। काव्या के ऐसे किस करने से आदित्य भी मदहोश होकर काव्या के होठों से होते हुए पूरे शरीर को बेतहाशा चूमने लगता है। दोनों के ऊपर बस एक सफ़ेद चादर लिपटी हुई थी और उनके बदन का सारा कपड़ा बेड के नीचे गिरा पड़ा था। दोनों ही अपनी सारी हदें पार करके एक दूसरे को प्यार जता रहे थे। ये रात दोनों के प्यार की गवाही दे रही थी। आदित्य काव्या को प्यार करते हुए इस कदर खो जाता है कि अपनी नींद तक भूल जाता है। आधी रात को ऐसे ही दोनों के प्यार का सिलसिला खत्म होता है। आदित्य काव्या को देखता है, जिसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी।
आदित्य की नज़रें अब काव्या के पूरे बदन पर पड़ती हैं, जहां हर जगह उसकी बाइट्स करने के निशान थे। आदित्य अपनी पैंट उठाकर पहनता है और काव्या को अपनी शर्ट पहना देता है। काव्या इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि उसकी आंखें खुलने का नाम तक नहीं ले रही थी। वो आधी नींद में थी। आदित्य काव्या के बगल में लेटकर उसके माथे को चूम लेता है। थकने की वजह से काव्या अब सो जाती है। आदित्य काव्या के चेहरे को एकटक देखने लगता है, जिसमें थकावट के साथ साथ सुकून था। काव्या के चेहरे से वो सारे डर खत्म हो चुके थे, जिस डर को आदित्य ने काव्या की आंखों में देखा था। आदित्य काव्या को बाहों में भर लेता है और उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है। काव्या कसमसाते हुए आदित्य के सीने में छिप जाती है। आदित्य अब भी शर्टलेस था, जिससे काव्या की सांसें उसके खुले सीने से टकरा रही थी। आदित्य कुछ सोचते हुए काव्या के बालों को साइड करके देखता है। गर्दन पर आदित्य के दांतों के निशान बन चुके थे। काव्या की खुशबू में आदित्य मदहोश होकर इतना खो चुका था कि उसके जोर से काव्या को बाइट कर लिया था, जिससे थोड़ा खून भी दिख रहा था। ये देखकर आदित्य अपने होंठों को उसके बाइट वाली जगह पर रखकर धीरे से चूम लेता है। आदित्य के ऐसे करने से काव्या नींद में भी मुस्कुरा देती है। आदित्य अब काव्या के चेहरे को देखने लगता है। आज जैसे आदित्य की नींद कहीं गुम हो चुकी थी। वो आज जैसे एक पल भी काव्या से नजर नहीं हटाना चाहता था। काव्या को सुकून से सोता हुआ आदित्य बस एकटक देख रहा था। सूरज की किरणों की रोशनी पड़ते ही काव्या की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही वो धीरे से उठकर बैठ जाती है। खुद को बेड पर अकेला देखकर काव्या खुद को देखती है। उसने इस वक्त आदित्य की शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहना था। शर्ट को देखते ही काव्या को कल रात के हसीन पल याद आ जाते हैं। काव्या साइड में देखती है जहां नाश्ता पहले से रखा हुआ था। उसके साथ ही एक साड़ी रखी थी, जो डार्क रोज पिंक कलर की सिंपल सी साड़ी थी। काव्या बेड से उठकर साड़ी लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में वो रेडी होकर बाहर आती है। रोज पिंक साड़ी के साथ मैचिंग नेट की ब्लाउज पहनी थी। आज काव्या की सुंदरता और ज्यादा निखर रही थी। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर काव्या बेड पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। एक बाइट खाते ही काव्या समझ जाती है कि ये नाश्ता आदित्य ने खुद बनाया है। नाश्ता करने के बाद काव्या कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से बाहर निकलते ही काव्या को गिटार की धुन सुनाई देती है। काव्या इस धुन को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। धुन का पीछा करते हुए काव्या एक कमरे में पहुंच जाती है, जहां आदित्य गिटार लिए चेयर पर बैठा था। काव्या अंदर जाकर पूरे कमरे को देखने लगती है। सब तरफ देखने के बाद काव्या आदित्य के पास चली जाती है। आदित्य काव्या को पास आता देखकर धुन बजाना बंद कर देता है। काव्या के पास आते ही आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर खींच लेता है। काव्या सीधा उसकी गोद में बैठ जाती है। आदित्य काव्या के आके गिटार लाकर बजाने लगता है। आदित्य की चिन काव्या के कंधे पर टिकी हुई थी। आदित्य अब काव्या के बहुत करीब आ चुका था, जिससे काव्या के पूरे शरीर में सिहरन सी होती है। अचानक आदित्य काव्या के कंधे को चूमने लगता है। काव्या के हाथ अपने आप आदित्य के गिटार बजाते हाथ पर चले जाते हैं। आदित्य गिटार बजाना छोड़कर काव्या के कान में धीरे से कहता है, वाइफी, आज मुझे भी तुम्हारी धुन सुननी है। मुझे पता है तुम भी गिटार बजाती हो। काव्या मुड़ते हुए आदित्य को हैरानी से देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता? आदित्य काव्या के हाथों को गिटार पर रखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। काव्या मुस्कुराते हुए गिटार को पकड़ लेती है। आदित्य अपने दोनों हाथों को काव्या की कमर के चारों ओर लपेटते हुए पेट पर रखता है। काव्या आंखें बंद करके अपनी धुन को बजाने लगती है। आदित्य काव्या की मदहोश कर देने वाली खुशबू से उसकी गर्दन पर होंठ चलाने लगता है। काव्या कसकर गिटार को पकड़ लेती है। कुछ वक्त में काव्या के हाथ गिटार बजाना रोक लेते हैं, लेकिन आदित्य अब भी नहीं रुकता। वो काव्या की गर्दन से होते हुए पूरी पीठ को चूमने लगता है। काव्या की सांसें तेज होने लगती हैं। तभी अचानक आदित्य काव्या को अपनी तरफ पलटकर होठों पर अपने होठों को रखकर चूमने लगता है। थोड़ी देर की इंटेंस और पैशनेट किस के बाद आदित्य काव्या के होठों को छोड़कर उसे देखने लगता है। काव्या शर्म से लाल हो चुकी थी। आदित्य को देखता देखकर काव्या उसके सीने में छुप जाती है। आदित्य काव्या से कहता है, रिश्ते तो अब आगे बढ़ चुका है। शायद तुमने मेरे बारे में किसी न किसी से जान ही लिया। मैं ऐसा क्यों हूँ? काव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद काव्या कहती है, हमें पता तो चल चुका है, लेकिन हमें आपके मुंह से सुनना है। आखिर आप ऐसे क्यों हैं?
आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, बचपन से अकेलेपन से अक्सर वही जीता हूँ जिसके पास कोई परिवार नहीं होता, लेकिन मुझे तो मेरी किस्मत ने परिवार होने के बावजूद अकेला कर दिया। हर पल बस ख्याल नहीं होता था कि आखिर किस्मत ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया। कहते हुए आदित्य की आंखों में एकदम से दर्द दिखने लगता है। काव्या आदित्य के दर्द को अपने अंदर महसूस कर पा रही थी। आदित्य सामने देखते हुए कहता है, मुझे भी मन करता था कि मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलूं, अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोऊं, गलती करने पर पापा की डांट सुनूं, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे इस कदर अकेला कर दिया कि ना मैं किसी के साथ खेल सकता था, ना मैं किसी की गोद में सो सकता था, और ना ही कोई मुझसे बात करता था। अकेलेपन में हमेशा घिरा रहता था। कुछ वक्त बाद मेरी ज़िंदगी में सौरभ दोस्त बनकर आया। उससे पहले ही मुझे अकेलेपन की आदत लग चुकी थी, पर फिर भी सौरभ ने किसी तरह से मेरी ज़िंदगी में कदम रख लिया था। बीतते वक्त के साथ परिवार ने मुझे दूर कर दिया, कभी मुझे खुद के करीब आने नहीं दिया। मैं हमेशा बचपन से ही हॉस्टल में रहता था और मेरे साथ सिर्फ सौरभ रहता था। मुझे परिवार के साथ रहना था, लेकिन उन्होंने मुझे ये मंजूरी नहीं दी। इसीलिए मैंने कभी शिकायत भी नहीं की और ख़ुद को भी परिवार से दूर करने लगा। एक पल ऐसा आया कि मेरे अकेले रहने की वजह ही खत्म हो गई। उस वक्त मैं अपने परिवार के करीब जाना चाहता था, लेकिन किस्मत कभी नहीं चाहती थी कि मैं किसी के करीब जाऊं। जब भी मैं किसी के करीब जाने की कोशिश करता, उसकी जान खतरे में पड़ जाती। तब मुझे एहसास हुआ कि किस्मत ने वो नॉर्मल ज़िंदगी तो दे दी, लेकिन सिर्फ अकेले जीने के लिए। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, उसके कुछ वक्त बाद ही मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं कभी चाहता तो नहीं था कि कभी तुम्हारे करीब जाऊं, लेकिन कभी खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हारे आंसू, दर्द मुझे बहुत ज़्यादा चुभते थे। अकेलेपन का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए तुम्हारे करीब जाने लगा। काव्या एकटक आदित्य को देखती रहती है, फिर कुछ सोचते हुए पूछती है, आपने ये नहीं बताया कि आपको ठीक करने वाली शुभचिंतक कौन थी? आदित्य काव्या को बोलने ही वाला होता है कि वो एकदम से रुक जाता है और काव्या के चेहरे को देखने लगता है, जो उस लड़की के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। आदित्य कुछ सोचते हुए कहता है, एक लड़की थी, तुम्हें पता है, जब उसने मुझे छुआ तो मेरे शरीर में अलग ही बेचैनी होने लगी। काव्या ये सुनकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती तो आदित्य आगे कहता है, उस लड़की की आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें भी खूबसूरत हैं, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसमें बस डूब जाने का मन करे। काव्या अब थोड़ा रिएक्ट करती है। आदित्य काव्या के चेहरे को देखकर ही समझ जाता है कि काव्या जेलस हो रही है, लेकिन आदित्य उसे इग्नोर करते हुए उसकी नाक को छूते हुए कहता है, तुम्हारी नाक भी ठीक ही है, लेकिन उस लड़की की नाक तुमसे भी बेहद खूबसूरत थी। उसके होंठों की तो बात ही मत करो। वैसे तुम्हारे होंठ भी ठीक ही हैं, लेकिन उस लड़की के होंठ तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत थे, जिसे एक बार चूमे तो चूमते ही रह जाएं। कुल मिलाकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ऊपर से उसने मुझे ठीक भी किया। मैं तो उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन बीच में तुम आ गई। काव्या की जेलसी इतनी बढ़ गई कि वो गुस्से में तब्दील हो गई। आदित्य ने जितना कुछ भी कहा था, बहुत ही ज़्यादा सीरियस वे में कहा था। कोई भी नहीं कह सकता था कि आदित्य मजाक कर रहा है। काव्या झटके से आदित्य की गोद से उठकर खड़ी हो जाती है। आदित्य काव्या को कंफ्यूज्ड वाला चेहरा लिए देखने लगता है। काव्या गुस्से से वहां से जाने लगती है कि आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। काव्या बिना पलटे कहती है, अगर आपको वो इतनी ही पसंद है तो उसी के पास चले जाइए। आदित्य उठकर काव्या के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, वही तो मैं नहीं कर सकता ना, तुम जो मेरी वाइफ बन गई हो। काव्या आदित्य की साइड से चुपचाप निकलने लगती है तो आदित्य काव्या को पीछे से हक कर लेता है। उसके ऐसा करते ही आदित्य के हाथों पर काव्या के आंसू गिर जाते हैं। आदित्य अपने हाथ को देखता है, फिर काव्या को अपनी तरफ पलट कर देखता है। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य काव्या के आंसुओं को पोंछता है और उसकी चिन को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी किस्मत, मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखा है और ना ही किसी को छुआ है। काव्या नम आंखों से बस आदित्य की आंखों में छुपी गहराई को देखने लगती है। आदित्य काव्या को खींचकर अपने करीब कर लेता है और उसके बालों को पीछे करते हुए कहता है,
तुम जानना चाहती हो ना कि वो लड़की कौन है? काव्या की धड़कन एकदम से तेज होने लगती है। आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर दीवार के सामने ले जाता है जिसमें एक तस्वीर कपड़े से ढकी हुई थी। आदित्य उस कपड़े को खींचकर हटा देता है। तस्वीर को देखते ही काव्या हैरान हो जाती है। आदित्य काव्या को पीछे से पकड़कर कहता है, वो लड़की तुम ही हो जिसने मेरे अकेलेपन की वजह खत्म कर दी। तुम्हें ये दिन तो याद होगा, 8 अक्टूबर, हमारी पहली मुलाकात। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे गमों को खत्म करती चली गई। फिर काव्या को अपनी तरफ पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वाइफी, अब मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतना बोलते ही आदित्य काव्या के गले लग जाता है। काव्या भी टाइटली उसे पकड़ लेती है। कुछ देर बाद आदित्य काव्या से अलग होता है और उसे गोद में उठाकर नीचे लेकर जाने लगता है। काव्या अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में लपेट देती है और मुंह बनाते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं, हमेशा मुझे रुलाते रहते हैं, आपकी वजह से मेरी आंखें सूज जाती हैं। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है, फिर कहता है, कितनी रोंदू वाइफ मिली है, बस हर बात पर रोती रहती है। काव्या घूर कर आदित्य को देखती है और आदित्य की गर्दन पर जोर से बाइट करती है, लेकिन आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य काव्या को कार में बिठा देता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। दोनों के बैठते ही कार ग्रीन पैलेस से निकल जाती है। काव्या आदित्य की गर्दन पर देखती है जिसमें उसके बाइट करने से खून निकल रहा था। ये देखकर काव्या अपने पल्लू से उसे पोंछने वाली होती है कि आदित्य काव्या को रोक लेता है और अपना हाथ गर्दन पर फेरने लगता है। उसकी उंगलियों पर खून आ जाता है। खून देखकर आदित्य काव्या को देखने लगता है तो काव्या मासूम सा चेहरा बना लेती है। आदित्य फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर काव्या की तरफ बढ़ा देता है। काव्या जल्दी से उसमें से कॉटन निकालकर खून साफ करके दवा लगा देती है। उसके बाद आदित्य अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है और काव्या बाहर के नज़ारों को देखने में। कुछ ही पलों में दोनों सिंघानिया विला पहुंच जाते हैं। कार से उतरकर दोनों अंदर चले जाते हैं। रॉकी जल्दी से विला के दूसरे साइड की तरफ बढ़ जाता है जहां सारे बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट रहा करते थे। रॉकी झटके से एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। ये कमरा माया का था। अचानक दरवाज़ा खुलने से माया दरवाजे की तरफ देखती है। वहीं रॉकी एकटक माया को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, क्योंकि इस वक्त माया सिर्फ एक टाल में थी। माया को जब यह एहसास होता है तो वो रॉकी को घूरते हुए कहती है, रॉक, ये क्या तरीका है किसी भी लड़की के कमरे में आने का? रॉकी भौहें चढ़ाते हुए कहता है, माया, ये क्या तरीका है कमरे में रहने का? अगर मेरी जगह कोई और आता तो? माया अपने कपड़ों को उठाकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए लापरवाही में कहती है, आता तो क्या, जैसे तुमने मुझे देखा वैसे ही वो भी मुझे देखता। रॉकी की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है। कुछ ही देर में माया रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है रॉकी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी पीठ माया की तरफ थी। माया उसके पीछे जाकर खड़ी होकर कहती है, क्या हुआ? रॉकी झटके से माया की तरफ मुड़कर जोर से कंधे को पकड़ लेता है। माया खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, रॉक, प्लीज लीव मी, इट्स हर्टिंग। रॉकी भी गुस्से से कहता है, और मैं जो हर्ट हुआ उसका क्या? इतना बोलते ही रॉकी झटके से उसे छोड़ देता है। माया को जब याद आता है कि उसने अपनी बातों से रॉकी को हर्ट कर दिया तो वो अपना सिर पीट लेती है और रॉकी के आगे खड़ी होकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, आई एम सॉरी रॉक। रॉकी माया को नज़रअंदाज करके कमरे से बाहर निकल जाता है। रॉकी को जाता देखकर माया खुद से कहती है, ये क्या कर दिया माया, लगता है कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है, अब इसे मनाऊं कैसे? इधर विला के अंदर जाते ही आदित्य सीधे कमरे की तरफ बढ़ जाता है और काव्या हॉल में सबसे मिलती है। ध्रुव और श्रेष्ठा भी सबके साथ बैठे हुए थे। अर्जुन काव्या को देखकर आदित्य के पीछे चला जाता है। काव्या सभी से बातें कर ही रही थी कि अनुराग, जो उसके बगल में ही बैठा था, उसकी नज़र लव बाइट पर चली जाती है। काव्या की पूरी गर्दन पर लव बाइट्स के निशान थे। अनुराग काव्या के कान में धीरे से कहता है, भाभी, लगता है आप मुझे जल्दी ही चाचू बनने की खुशखबरी देने वाली हैं। काव्या की आंखें हैरानी से एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वो अनुराग को देखने लगती है तो अनुराग काव्या को अपनी गर्दन पर इशारा करता है। काव्या अपनी गर्दन पर हाथ फेरती है तो उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो हड़बड़ाहट में उठकर सीधे ऊपर की तरफ जाने लगती है। सब उसे कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। वो अनुराग मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। काव्या जल्दी से कमरे में घुसने वाली होती है कि उसे दरवाजे पर ही अर्जुन मिल जाता है, जो अंदर से बाहर आ रहा था। काव्या को देखते ही अर्जुन कहता है,
काव्या, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? काव्या बस हाँ में सिर हिला देती है। अर्जुन कुछ देर तक काव्या के चेहरे को देखता है, फिर उसकी भी नज़र लव बाइट्स के निशान पर चली जाती है। लव बाइट्स को देखते हुए अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, काव्या, कल रात आदि ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? काव्या शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो कमरे में घुसकर झटके से दरवाज़ा बंद करती है। काव्या की हरकत देखकर अर्जुन हंसने लगता है। काव्या जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर बालों को हटाकर देखने लगती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसने तो सुबह इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। ज़्यादा वक्त होने की वजह से वो निशान बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। आदित्य, जो मीटिंग में बिजी था, वो भी काव्या को देखने लगता है। काव्या आदित्य के पास बैठकर अपने लव बाइट्स को दिखाते हुए कहती है, ये आपने क्या कर दिया? मीटिंग में जो लोग मौजूद थे सब हैरानी से आंखें बड़ी करके देखने लगते हैं। वहीं काव्या इस बात से अनजान थी कि आदित्य इस वक्त ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था। काव्या के ऐसे बोलने पर मीटिंग में मौजूद 4 से 5 लोग हैरानी से आंखें बड़ी करके उसे देख रहे थे। आदित्य काव्या के मासूम चेहरे को देखता रहता है। आदित्य के इतना चुप रहने पर काव्या लैपटॉप की तरफ देखने वाली होती है कि तभी आदित्य अपने हाथ से काव्या की आंखों को कवर कर लेता है, जिससे काव्या कुछ देख नहीं पाती। आदित्य लैपटॉप पर सबको इशारे से मीटिंग ओवर करने को कहकर लैपटॉप बंद कर देता है। आदित्य को अच्छी तरह से पता था कि अगर काव्या ने ये देख लिया होता कि उसने जो कहा उसके क्लाइंट्स ने सुन और देख लिया है तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती। काव्या आदित्य के हाथ को हटाने लगती है। लैपटॉप बंद करते ही आदित्य काव्या की आंखों के सामने से हाथ हटा लेता है। काव्या कंफ्यूज्ड होकर आदित्य को देखते हुए कहती है, क्या हुआ? आदित्य ना में सिर हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं, तुम बोलो, कुछ बोल रही थी। काव्या कुछ देर सोचती है कि आखिर वो क्या बोल रही थी। फिर जब उसे याद नहीं आता तो आदित्य को देखकर कहती है, मैं भूल गई। आदित्य काव्या के गालों पर हाथ रखकर कहता है, रोज़ बादाम खाया करो, कहीं ऐसा ना हो कि खुद को ही भूल जाओ। आदित्य के ऐसे बोलने पर काव्या बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वो एकदम से उठकर कहती है, आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं भुलक्कड़ हूँ? आदित्य थोड़ी देर तक काव्या को देखता है, फिर अपनी जगह से उठकर बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। काव्या और ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो जल्दी से आदित्य के आगे खड़ी होकर कहती है, बोलिए, क्या आपको मैं भुलक्कड़ लगती हूँ? आदित्य अब भी कोई जवाब नहीं देता, बस काव्या को देखता रहता है। काव्या फिर कुछ बोलने वाली होती है कि आदित्य उसके होंठों पर उंगली रखकर चुप करा देता है। आदित्य के ये करते ही काव्या उसकी आंखों में देखने लगती है। आदित्य काव्या के होंठों पर से उंगली हटाकर कमर पकड़कर करीब खींच लेता है और काव्या की गर्दन के पास कान में धीरे से कहता है, मेरी वाइफी, तुम भुलक्कड़, नासमझ, पागल, सब कुछ हो। इतना बोलते ही आदित्य उसकी गर्दन पर बाइट करता है। काव्या सिहर सी उठती है, लेकिन जैसे ही उसे आदित्य के बोले गए शब्दों पर ध्यान जाता है, वो आदित्य को घूरते हुए कहती है, आपने मुझे पागल कहा? आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है। काव्या मुंह बनाकर कहती है, मैं ना आपकी कंप्लेंट दादी से कर दूंगी, जब देखिए तब आप मुझे बस चिढ़ाते रहते हैं। आदित्य काव्या की नाक को अपनी नाक से रब करते हुए कहता है, तुम कहो तो मैं तुम्हें दादी के पास लेकर जाऊं, तुम्हें चलना भी नहीं पड़ेगा। काव्या बुरी तरह से चिढ़ जाती है। काव्या कुछ सोचते हुए आदित्य को देखती है, फिर आदित्य की गर्दन की तरफ जाने लगती है कि आदित्य काव्या को छोड़कर थोड़ा पीछे हो जाता है। काव्या बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे भी आपकी गर्दन पर बाइट करना है। आदित्य अपनी आंखें छोटी करते हुए काव्या को घूरता है, फिर कहता है, क्यों? काव्या अपने लव बाइट्स को दिखाते हुए कहती है, आपने मेरा ये हाल किया, मैं भी आपसे इसका बदला लूंगी। आदित्य काव्या को कमर से पकड़कर उठा लेता है और कहता है, ठीक है, मैं बदले के लिए तैयार हूँ। काव्या खुश होकर आदित्य की गर्दन पर हर जगह बाइट करने लगती है। काव्या के बाइट करते ही आदित्य के शरीर में एक हलचल सी उत्पन्न होने लगती है। आदित्य की पकड़ वक्त के साथ काव्या की कमर पर कसती जा रही थी। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए आंखें बंद कर लेता है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हो पा रहा था। काव्या आदित्य को बाइट करने में पूरी तरह से बिजी थी। उसे तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके ऐसा करने पर आदित्य के शरीर में आग लगा रही थी, जिसे बुझाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता था।
आदित्य जब बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता तो सख्त आवाज़ में कहता है, वाइफी स्टॉप इट। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है, जिसकी आंखें अब तक बंद थीं। वो एकदम से कहती है, नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, आपने मुझे इससे भी ज़्यादा बाइट किया है। ये कहते ही वो फिर एक बार आदित्य की गर्दन पर बाइट करने लगती है। आदित्य का शरीर अब गर्म होने लगता है। वो काव्या को नीचे उतारने को होता है कि काव्या बाइट करते हुए कहती है, बस थोड़ी देर और। कुछ देर बाद काव्या सिर उठाकर आदित्य की गर्दन को देखते हुए कहती है, हिसाब बराबर। आदित्य जल्दी से काव्या को नीचे उतारकर वॉशरूम चला जाता है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। उसे ही पता था कि उसने किस तरह से खुद को कंट्रोल किया था। शावर के ठंडे पानी से अब धीरे धीरे आदित्य का बदन नॉर्मल होने लगता है। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आता है तो देखता है कि काव्या अब कमरे में नहीं है। ये एहसास होते ही वो आंखें बंद करके बेड पर लेट जाता है। इधर श्रेष्ठा अपने फ़ोन में बिजी थी। ध्रुव और काव्या उससे कुछ दूरी पर बैठ एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोनों के बीच बात हो ही रही थी कि ध्रुव अचानक ही बोलता है, काव्या, तुम इस बात पर नाराज़ तो नहीं हो कि मैं तुमसे प्यार करता था? काव्या एक नज़र श्रेष्ठा को देखती है, जो फ़ोन में इतना बिजी थी कि जैसे किसी की बात सुनाई ही ना दे रही हो। उसे देखकर काव्या ध्रुव को देखकर कहती है, प्यार हम खुद तो नहीं करते, वो तो हो जाता है। अब किसकी आदत लग जाए पता ही नहीं चलता। तो फिर मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगी, जो आपने किया ही नहीं। ध्रुव मुस्कुराते हुए काव्या के गालों को छूते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, पहले की ही तरह अच्छी, इनोसेंट और झल्ली हो। झल्ली शब्द सुनते ही काव्या चिढ़ जाती है। वो मुंह बनाते हुए कहती है, आपने भी मुझे पागल कहा। ध्रुव जल्दी से ना में सिर हिला देता है। काव्या उठकर कहती है, हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आपने भी मुझे झल्ली कहा। ये कहते ही काव्या श्रेष्ठा को बाय बोलकर बाहर चली जाती है। उसके जाते ही ध्रुव दरवाज़ा बंद करके लॉक कर देता है। श्रेष्ठा ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा के पास आकर कहता है, वाइफी, आई वॉन्ट अ डीप किस। श्रेष्ठा कुछ देर ध्रुव को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, तो क्या इसीलिए काव्या चली गई? ध्रुव बेड पर बैठकर श्रेष्ठा के होठों को सहलाते हुए कहता है, अब दोस्त तो मेरी ही है, उसे पता चला तो चली गई। वैसे रूठने का बहाना बहुत अच्छा बना लेती है। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर ध्रुव के होठों पर अपने होठों को रख देती है। होठों के जुड़ते ही श्रेष्ठा के हाथ ध्रुव के बालों पर मूव करने लगते हैं, तो वहीं ध्रुव के हाथ श्रेष्ठा की कमर और पीठ को सहला रहे थे। धीरे धीरे दोनों की किस डीप और इंटेंस होने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे कि ध्रुव का फ़ोन रिंग होता है, लेकिन ध्रुव पूरी तरह से कॉल को इग्नोर कर देता है। 3-4 बार वैसे ही फ़ोन बजता है तो श्रेष्ठा ध्रुव से खुद को छुड़ाकर कहती है, कॉल रिसीव कर लो। ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को देखते हुए कहता है, नो वाइफी, आई कांट वेट। इतना बोलते ही वो झुकता है कि श्रेष्ठा के मुंह पर हाथ रखकर कहती है, इम्पॉर्टेंट होगा। ध्रुव एक नज़र फ़ोन को घूरता है, फिर उठकर फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है। श्रेष्ठा अपने होठों को छूते हुए मुस्कुराने लगती है। इधर मंदिर में अर्जुन और प्रीत एक दूसरे के थोड़े दूर होकर बैठे बातें कर रहे थे। अर्जुन प्रीत से हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी मिलने आ जाया करता था। प्रीत तो रोज़ अर्जुन के आने का इंतज़ार करती। दोनों के बीच अब तक दोस्ती गहरी हो चुकी थी। दोनों बात कर ही रहे थे कि प्रीत का फ़ोन रिंग होता है। प्रीत कॉल रिसीव करके कुछ देर तक बात करके कॉल कट करती है, फिर अर्जुन को देखकर कहती है, आई हैव टू गो। इतना बोलते ही प्रीत उठकर जाने लगती है कि तभी अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्जुन के ऐसा करते ही प्रीत की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है। वो पीछे मुड़कर अर्जुन को देखती है। अर्जुन प्रीत की आंखों में देखते हुए कहता है, सच्चाई छुपाने की वजह क्या है मिस प्रीत राठौर? प्रीत हैरानी से अर्जुन को देखती है। अर्जुन गुस्से से प्रीत का हाथ झटकते हुए कहता है, तुमने ये क्यों छुपाया कि तुम हमारे दुश्मन के खानदान से हो, उनके घर की बेटी हो? प्रीत अर्जुन के हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन पीछे हो जाता है। ये देखते ही प्रीत के अंदर डर पैदा होने लगता है। वो अर्जुन को देखते हुए कहती है, अगर मैं आपको सच्चाई बता देती तो आप मुझसे कभी बात नहीं करते, ना ही मुझसे मिलने आते। मैंने आपका हमेशा से इंतज़ार किया है, तो मैं कैसे आपको खुद से दूर करती? अर्जुन असमंजस में देखते हुए कहता है, हमेशा से इंतज़ार किया है से तुम्हारा क्या मतलब? क्यों कर रही थी तुम मेरा इंतज़ार? प्रीत एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। 1 साल से मैं आपके प्यार में पागल हूँ।
हर दिन, हर रात, हर पल बस मैं आपके ख्यालों में रहती हूँ। मैंने बस आपका इन 1 सालों से इंतज़ार किया है, तो मैं कैसे अपनी सच्चाई बताकर खुद से आपको दूर कर दूँ। ये कहते हुए प्रीत घुटनों के बल बैठ जाती है। अर्जुन हैरानी से प्रीत को देखने लगता है। जब से वो प्रीत से मिला था, उसने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आदमी लगाए थे, और आज सुबह ही उसे पता चला कि प्रीत राठौर खानदान की बेटी है। और अभी उसे पता चल रहा है कि प्रीत उससे 1 साल से प्यार करती है। प्रीत फिर एक बार कहती है, आई लव यू अर्जुन। प्रीत का कन्फेशन सुनकर अर्जुन कुछ सोचते हुए गुस्से से कहता है, बंद करो अपने ये झूठे प्यार का नाटक। झूठा प्यार सुनते ही प्रीत की आंखों से अनायास में ही आंसू आ जाते हैं। वो अर्जुन को देखकर कहती है, झूठा प्यार? जब से आपको देखा है तब से लेकर अब तक बस आपकी बनने का ख्वाब रहता है। क्या ये झूठ है? आपको याद करते हुए मैंने कितनी ही रातें जाग कर बिताई हैं। क्या ये झूठ है? हर कदम पर बस आपके साथ रहने का ख्याल किया। क्या ये झूठ है? रोज़ मंदिर आकर आपकी सलामती के लिए प्रार्थना की है। क्या ये झूठ है? आपने मेरे प्यार को किस आधार पर झूठा करार दिया? अर्जुन प्रीत के आंसू देखकर आगे बढ़ने को होता है कि अचानक उसके कदम रुक जाते हैं और फिर एक बार उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभरने लगते हैं। वो गुस्से से प्रीत को देखकर कहता है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती तो उस पर विश्वास भी करती, न कि इस तरह से अपनी पहचान छुपाती। तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा ही नहीं है तो मैं कैसे तुम्हारे प्यार पर भरोसा कर लूँ? फिर थोड़ा रुक कर कहता है, पता है तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा प्यार झूठा है। तुम झूठी हो और मुझे झूठे लोगों से रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहते ही अर्जुन मुंह फेर कर वहाँ से जाने लगता है। प्रीत अर्जुन को जाता देखकर रोने लगती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती रहती है, अर्जुन प्लीज़ हमारी बात सुनिए। मेरा प्यार झूठा नहीं है, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। मुझे बस आपसे दूर होने का डर था, इसीलिए मैंने आपसे सच्चाई छुपाई। लेकिन अर्जुन उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए तेज़ कदमों से मंदिर से निकल जाता है। मंदिर में पूजा करने आए लोग बस दोनों को ही देख रहे थे। प्रीत रोते हुए बस सामने देखती रहती है, लेकिन अर्जुन जा चुका था। प्रीत के सामने अब अंधेरा सा छाने लगता है। कुछ ही पलों में प्रीत बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। इधर ध्रुव और श्रेष्ठा हॉल में खड़े थे। उनके साथ ही सारा परिवार खड़ा था। ध्रुव ने सबको बता दिया था कि वो आज दोनों वापस जाने वाले हैं, इसीलिए सब हॉल में मौजूद उनसे मिल रहे थे। काव्या तो बहुत बार उन्हें रोकने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन ध्रुव ने मना कर दिया। ध्रुव सबको देखकर कहता है, ठीक है, अब हम चलते हैं। वहीं श्रेष्ठा का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। दोनों के कदम हॉल के मेन गेट से बाहर जाने ही वाले होते हैं कि अरुणी देवी की आवाज़ आती है, आप भी अपनी माँ की तरह इस चौखट को पार करके हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये सुनते ही ध्रुव के कदम वहीं रुक जाते हैं। कुछ देर तक हॉल में शांति पसर जाती है। बड़े तो पहचान चुके थे कि ध्रुव कौन है, लेकिन छोटों को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी। वृंदा जब यहाँ से गई थी तब बस अर्जुन और आदित्य ने ही जन्म लिया था, इसके अलावा किसी को नहीं पता था। अनुराग, रूहान, रोमानी ने तो वृंदा को बस फोटो में देखा था, वो भी विशाखा चुपके चुपके उन्हें ये बताती थी, क्योंकि वृंदा ने अरुणी देवी के खिलाफ जाकर शादी की थी। ध्रुव पीछे मुड़कर देखता है। अरुणी देवी ध्रुव के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या आप अपनी नानी माँ से इतने नाराज़ हैं कि इस कदर छोड़कर जा रहे हैं? ध्रुव आगे बढ़कर अरुणी देवी के गले लग जाता है। अरुणी देवी ध्रुव की पीठ पर हाथ रखकर सहलाने लगती हैं। विशाखा और मायावती की आंखें नम सी हो जाती हैं, क्योंकि अरुणी देवी वृंदा से इतनी ज़्यादा नाराज़ थी कि उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। जब ध्रुव का जन्म हुआ था तब वृंदा ने यह खुशखबरी सबको देकर अपने घर भी बुलाया था, लेकिन अरुणी देवी ने उसे और उसके बच्चे को देखने से साफ मना कर दिया था। पृथ्वीराज और अमरजीत अपनी बहन से मिलना चाहते थे, लेकिन अपनी माँ के फैसले के आगे वो भी झुक गए। उस वक्त विशाखा और मायावती भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थीं। ध्रुव अरुणी देवी से अलग होता है। अरुणी देवी ध्रुव के गालों पर हाथ रखकर कहती हैं, आप बिल्कुल वृंदा की तरह दिखते हैं। इतने सालों से हम आपको खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपकी कोई खबर ही नहीं मिली। ध्रुव बस अपनी नानी की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। अरुणी देवी के बाद ध्रुव से सब लोग मिलते हैं। आज पहली बार ध्रुव अपने परिवार से मिल रहा था। श्रेष्ठा दरवाजे के सामने खड़ी होकर ध्रुव को खुशी से परिवार के साथ मिलते हुए देख रही थी। तभी काव्या आगे बढ़कर श्रेष्ठा का हाथ पकड़कर सबसे कहती है,
आप सब इन्हें तो भूल ही गए, और मिस्टर हीरो, आपको परिवार मिल गया तो अपनी वाइफ को भूल गए। काव्या की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। ध्रुव आगे बढ़कर श्रेष्ठा के पास आ ही रहा था कि अनुराग जल्दी से श्रेष्ठा के गले लग जाता है और कहता है, मुझे तो दो दो भाभी मिल गई। अनुराग की हरकत से ध्रुव उसे घूर कर देखने लगता है। अनुराग अलग होकर ध्रुव को देखकर श्रेष्ठा से कहता है, देखिए भाभी, भाई कैसे मुझे घूर रहे हैं, तभी तो आपको भूल गए थे और अभी जेलस हो रहे हैं। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए ध्रुव को देखती है, जो श्रेष्ठा को वार्निंग वाले लुक में खड़ा था। ध्रुव अब श्रेष्ठा से नजरें हटाकर सबको देखने लगता है। परिवार तो उसे मिल चुका था, लेकिन अब भी उसके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर उसकी माँ ने एक शादीशुदा इंसान से शादी क्यों की। वो भी जब रुद्रांश की माँ जिंदा थी, तो आखिर उसने दूसरी औरत के पति को क्यों छीना? क्या उसकी माँ गलत थी या फिर सही? इस सवाल से ध्रुव तब से घिरा था जब से रुद्रांश ने ये बात उससे कही थी। टू बी कंटिन्यूड।